चलो आप एज यू नो ये लास्ट है अपना, जहाँ पे अपने को सम्स करने हैं। सम्स अपने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पे होंगे। ये आपको दिया हुआ है, जस्ट रिकॉल कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये फॉर्मेट क्या था आपका। दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो सीक्वेंस याद होना चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क लाइक दैट कि आपका डायरेक्ट मटेरियल ये है, डायरेक्ट लेबर ये है, एंड टोटल प्राइम कॉस्ट ये है, कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, वो सीक्वेंस आपको पता रहेगा तो ये जो मिसिंग फिगर वाले सम है यू कैन इजीली क्रैक दैट। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये फुल प्लेस फॉर्मेट ही लिखा है, वो बीच वाला नहीं लिखा मैंने कि मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट। मटेरियल में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या आता है? पहला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव यू कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो चार नंबर ऊपर बोले ना, उसके बेस पे भी सम हो सकता है। Like they can provide you opening stock, purchase and consumption, and they will ask to calculate closing stock of raw material. It is a part of missing figure sum. ठीक है, इसको मिसिंग फिगर सम कहते हैं। ये अब सिखाने नहीं बैठ रहे अपने, ठीक है, आपको आता है कि ये फॉर्मेट याद रखना है। और है ना, अपने एक डिस्कस किया हुआ इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो वाला माइंडसेट रखो आप। ठीक है, जैसे इसमें इनफ्लो बोलना हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, दैट इज ऑन इनफ्लो साइड। ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल है, परचेस करके लेके आए आप, ये दोनों इनफ्लो है, या तो ये कंज्यूम हो गए होंगे या तो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा। ठीक है, वो अपने एक बार डिस्कस किया हुआ है नॉर्मल क्लासरूम में। उसके बाद यू हैव टू ऐड योर डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, जो हो यार, क्या हो रहा था? ड्रॉ कर रहा था। अभी करेगा तो वापस ब्लॉक कर देंगे। ओके, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पे डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। चलो ध्यान देना आप लोग, ये तीनों का जो टोटल है दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, राइट। प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो, इट विल गिव यू अ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें क्या करना पड़ता है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस, विल गिव यू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसमें एडमिन ओवरहेड ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दो चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस, इट विल गिव यू cost of goods sold, COGS, you can speak out as a COGS, plus S&D overhead, it will give you cost of sales. मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, ये मिसिंग फिगर के सम ये फॉर्मेट से ही बनेंगे। ठीक है, लाइक वापस से एक रिपीट करना हो तो आई कैन प्रोवाइड यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड आई कैन आस्क यू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो वो आपको फॉर्मेट बेस्ड सम आना चाहिए। क्लियर है? इसमें इफ यू ऐड प्रॉफिट देन वी विल गेट व्हाट? सेल्स आल्सो। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को ऐड करें तो सेल्स मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत स्लो होके पड़ा हुआ है अपने ने, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा था कि ये फॉर्मेट है, एक बार आपको याद कर लेना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, चलो आप लोग। फिर है ना, ये भी बहुत बार आ सकता है कि कॉस्ट पे इतना है तो कैलकुलेट दी कि सेल्स पे कितना परसेंटेज होगा। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, आप ये सिस्टम याद रख लो, नहीं याद होता है तो फिर क्या है, आपको 100 एज्यूम करना है। क्लियर है? वो आपको आना चाहिए। हम लोग अभी सम करेंगे तीन चार, तो अपने दोनों तरीके से करेंगे। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस सिस्टम देन इट इज सुपर, स्पॉन्टेनियस आंसर है आपका, वो मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट सिस्टम, आपको वो 100 एज्यूम करके सम चलाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। कितने लोग ने ट्राई करा? ये याद रहा है ये वाला? ये नहीं रहता है, आप 100 एज्यूम करके ही करते हैं। क्या था आप याद करो, चलो एक बार। आता है तो अच्छी बात है यार, और क्या। चलो एक बार देखना ध्यान से। 100, ये सीक्वेंस याद है ना? 150, मतलब इसके अलग कोई परसेंटेज हो गए ना, 15 18 तो चलेगा नहीं। ये 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5 में यू कैन यूज दैट रूल। 150, 33.33, 25 एंड 20। तो रूल क्या, अगर आपके पास सेल्स के परसेंटेज है, सपोज योर प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स,
और मुझे कॉस्ट के चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है बट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल्स के दिए, तो ये तो सेट नहीं होगा ना, सीधा आंसर नहीं आएगा, आपको 100 को एज्यूम करने जाना पड़ेगा। बट वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है कि कॉस्ट इज 1 लाख बट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, तो ये तो फंस गए ना अपने। या तो आप 100 को एज्यूम करो या तो ये शॉर्टकट अपनाओ। शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर आपके पास सेल्स के परसेंटेज है एंड इफ यू वांट टू नो अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और वो ये सीक्वेंस में फॉल होते हैं, देन यू हैव टू गो 1 स्टेप अप। लाइक अगर आपके पास सेल्स का 20 है, अब देखो ऊपर सेल्स का 20 मतलब 1/5, तो कॉस्ट का कितना होगा 25। सेल्स का अगर 33.33 है तो कॉस्ट का 50, कॉस्ट का कितना होगा 50। क्लियर है ये? इस तरीके से अपने मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर सेट होता है तो। क्लियर है? सेल्स टू कॉस्ट जाना है तो एक स्टेप ऊपर, और अगर आपके पास कॉस्ट टू सेल्स आना है तो एक स्टेप नीचे। क्लियर है? मैंने ना उस टाइम जस्टिफाई किया था। जस्टिफिकेशन ये है कि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, तो सेल्स से कॉस्ट, अगर मेरे पास सेल्स का 20% है, मुझे जानना है कॉस्ट का कितना है, तो वो ऊपर लेके जा रहा है। कॉस्ट के परसेंटेज क्या रहेंगे? ज्यादा ज्यादा ही रहेंगे ना, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स? प्रॉफिट अपॉन सेल। 100 तो वो मल्टी परसेंटेज में चाहिए इस वजह से, और कॉस्ट का, कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। तो अपने ना ऐसा कुछ जस्टिफाई किया हुआ है, ध्यान देना। कि अगर अपने प्रॉफिट ऑन सेल्स कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेल्स, और परसेंटेज ऑन कॉस्ट चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। ओके, एक बार ध्यान देना। मान लो आपका कॉस्ट 1 लाख है, प्रॉफिट 25,000 है, तो सेल्स कितना होगा? 1,25,000। 1,25,000 होगा ना। तो अगर फॉर्मूला में रखे तो प्रॉफिट तो 25,000 ही है, प्रॉफिट तो 25 ही है ना। यहाँ पे सेल्स से डिवाइड होगा और यहाँ पे किससे डिवाइड होगा? कॉस्ट से। और अपने ये कंक्लूड करा था न्यूमरेटर इज 25,000, उसको डिवाइड करना है। डिवाइड जितना हैवी नंबर से करोगे ना 25,000 को, उतना आंसर क्या आएगा? कम। तो आप ये बोलो ना, कॉस्ट और सेल्स में हैवी नंबर क्या होगा? सेल्स की कॉस्ट, सेल्स। तो सेल्स एक 25 है और ये 1 लाख होगा। ये क्या ऑलवेज ऐसा होगा? आंसर इज यस। अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो इट इज 100% गारंटीड योर सेल्स वैल्यू या सेल्स का जो नंबर है, इट विल बी हायर देन योर कॉस्ट नंबर इफ यू आर ऑपरेटिंग इन अ प्रॉफिट जोन। ऐसा ही होगा ना कि सेल्स का नंबर बड़ा होगा कंपेयर टू योर कॉस्ट। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो आंसर है ना वो ऑलवेज इसके कंपेयर में क्या आएगा? परसेंटेज कम टर्म में कम आएगा। एकदम बेसिक सा मैथ्स है। 25,000 न्यूमरेटर है, इसको डिवाइडेड बाय जितना हैवी नंबर से करेंगे उतना आंसर कम आएगा ना। तो दैट इज द रीजन दैट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज ऑलवेज लोअर देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो यही है कि आपको ना सेल्स पे है और कॉस्ट पे जानना है, तो कॉस्ट तो ज्यादा होता है ना कॉस्ट पे, तो एक स्टेप ऊपर। ठीक है? और अगर आपके पास कॉस्ट पे परसेंटेज है और आपका सेल्स का जानना है, तो सेल्स पे तो कम होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हैवी बेस, तो एक स्टेप क्या आना पड़ता है? नीचे। क्लियर है? जैसे इस केस में ध्यान दो, इसका आंसर क्या आया? 25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 कितना आया? 100। बोलो कितना है? 20% मल्टीप्लाई बाय 100 करना आप, हाँ? तो 20 है, तो देखो सेल्स पे अगर आपका 20 है तो कॉस्ट पे कितना होगा? 25। आप निकाल के देख लो, 25 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आया 25। समझ में आ रहा ना? ये रूल आपको हेल्पफुल होगा, और एग्जैक्टली है ना कहाँ हेल्पफुल है वो अपने देखते हैं अभी कि कहाँ ये हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है? चलो क्लियर, समझ में आ रहा है ये? क्या याद क्या रहा कि सेल्स टू कॉस्ट हो तो एक स्टेप ऊपर। अगर आप थोड़ा ब्रेन लगाओगे ना, ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप आज आज इससे पीछा छुड़वा लोगे, मान लो फाउंडेशन में आगे गए, बट ये आगे आएगा। ठीक है? और जब आप नेक्स्ट लेवल पे एंटर करते हो ना, तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल, कि भाई 3 घंटे में पेपर तो खत्म हो। तो वहां पे ये काम, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है बोले सर हम तो 100 एज्यूम करके चले जाएंगे आगे, वो ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग रन में वो ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू सॉर्ट आउट दैट
इन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट नहीं तो फाइनल, ठीक है, कहाँ पे तो इसको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। आप जितना ट्राई करोगे दैट इज गुड। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट यू कैन गो फॉर दैट 100 इन फाउंडेशन, बट इंटरमीडिएट में आएगा, ठीक है। ये वापस से मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये जो मैंने बैकग्राउंड बोला ना, आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना, कि मैं आपको ये बोलूँ कि कॉस्ट का ना, मैंने आपको 20 वो क्लासरूम में बोला था कि मैं आपको ये बोलूँ, चलो सेल्स का अगर 25 है, सेल्स का क्या है 25, तो आपको दो आंसर आने चाहिए, या तो 33.33 या तो 20, कि कॉस्ट का सेल्स का 25 है तो कॉस्ट का कितना, तो दो आंसर आने चाहिए, 33.33 या तो 20। 50 आए ना तो फिर प्रॉब्लम है, और बड़ा प्रॉब्लम है फिर, ठीक है, तो फिर आप रहने दो, ठीक है, फिर आप इंटरमीडिएट में देखेंगे। आई होप ये समझ आ रहा है। मतलब आपको अगर आपको ये 25 सेल्स पे है तो इसका प्रॉब्लम आएगा, या तो 20 आएगा 33, आपको और कोई ऑप्शन नहीं आ सकता है, 50 100 25 ऐसा कुछ थॉट ही नहीं आ सकता है। तो मैंने क्या बोला कि सेल्स पे 25 है ना, तो सेल्स का बेस हैवी होता है, तो वो परसेंटेज में कम रहते हैं, तो कॉस्ट पे क्या होता है उसका बेस थोड़ा लोअर होता है, कम होता है, तो वो परसेंटेज में आपको ज्यादा दिखेंगे। तो आंसर इज 33.33। क्लियर है, एकदम सिंपल है कि अगर आपका सेल्स का जो परसेंटेज है कॉस्ट पे जाना है तो वो ज्यादा होगा, कॉस्ट से अगर सेल्स पे आना है तो वो कम होगा। क्लियर, देन चलो ये अपने ट्राई हो गया, बाकी नहीं समझ आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन गो फॉर दैट 100, ठीक है। अभी आप सम करेंगे तो आइडिया आएगा। सो ये आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको ये बोला कि इसके बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास है ना 15 एमसीक्यू है जो अपने को सॉल्व करने हैं अभी, ठीक है, जो मोर लेस वो फॉर्मेट बेस होंगे या जो अभी डिस्कस किया उसके बेस होंगे, ठीक है। चलो पहला आप आंसर करना, द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ऑल कॉस्ट इंकर इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, द मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्राइम कॉस्ट इज, यस प्राइम कॉस्ट इज, क्या बोला है, टोटल टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, क्वेश्चन इज अ प्राइम कॉस्ट इज व्हाट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट आपका क्या क्वेश्चन है वो, कि प्राइम कॉस्ट क्या रहेगा, द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, all costs incurred in manufacturing a product, material cost of product, the cost of operating department. Prime cost means what? All direct cost. प्राइम कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट 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 सब प्राइम कॉस्ट में आएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट सब ओवरहेड में जाता है, फिर आप बोलते हो कि ये एडमिन है, एसएनडी है, कि फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, क्लियर है, तो ए इज करेक्ट। चलो फिर देखना आप लोग, टोटल कॉस्ट आपका कितना है 40,000, अब है ना प्रॉफिट कितना है आपका, हाँ अपने क्लास में से कोई है, चलो ध्यान देना। ओके, टोटल कॉस्ट इज 40,000, प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। मतलब आप आपको मैं आपको जनरली बोलूं, ये होगा कौन पता है, कौन हो सकता है, मतलब आउटसाइड क्लास ही कोई होगा, गारंटीड है। और है ना, ये सबसे वर्स्ट काम है, मतलब सबसे वर्स्ट काम ये है, आप मतलब अगर वो जेन्युइनली पढ़ने आया था, दैट मतलब ये अपने ओपन फॉर ऑल रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी आ सकता है। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू अपलोड दिस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है, यूट्यूब पे भी अपने अपलोड करते हैं, जिसको देखना हो देख ले। मतलब अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप किसी के लेक्चर में जाके वहां पे स्पैम कर सकते हो, तो मतलब फिर आपकी लाइफ जो है ना वो वर्थलेस है, ठीक है, उससे उससे खराब आपकी लाइफ नहीं हो सकती है अगर आप कहीं जाके ये काम कर सकते हो, अगर इतना टाइम है तो, ठीक है। मतलब आपको जो वैल्यू एडिशन होता है लाइफ में, आपके पास एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है सबसे जो क्रूशल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम, और आप ऐसे अगर अपना टाइम बिगाड़ रहे हो तो उससे वर्ष कुछ है नहीं, ठीक है। चलो ध्यान देना, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 40,000, प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट द टोटल सेल्स वैल्यू। सी ये ना सिंपल सम है, मैं बोल रहा हूं इसमें आपको 100 या वो सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, आप देखो
टोटल कॉस्ट इज देयर, प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे कहाँ फंस रहे अपने, ये तो सिंपल हुआ ना। 40,000 का 25% कितना होता है? 10,000। तो 40,000 प्लस 10,000 टोटल कितना हो गया आपका? 50,000। इसमें नहीं फंसोगे आप, ये सिंपल सम है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेल्स वैल्यू 1 लाख है, प्रॉफिट इक्वल टू 20% और सेल। ये भी इजी है क्योंकि सेल्स इज गिवन, प्रॉफिट इज ऑल्सो ऑन सेल्स, तो ये इजी है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। तो आपके पास सेल्स कितना है? 1 लाख, प्रॉफिट कितना है? 20,000, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कितना होगा? 80,000। क्लियर है? एक्चुअली फंसोगे अब। फोर्थ देखो, टोटल कॉस्ट, चलो ध्यान देना, टोटल कॉस्ट इज 2 लाख, प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑन सेल्स। तो ये आपका चेंज हुआ ना, ठीक है? ये आपका कॉस्ट दिया है और प्रॉफिट किस पे दिया है? सेल्स पे। तो यहाँ पे या तो आप 100 को बुलाओ या तो वो शॉर्टकट अपनाओ। शॉर्टकट क्या कहता था कि सेल्स का अगर 20 है तो कॉस्ट पे 25। और अगर आपको वो समझ आ रहा है, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, और आपने यहाँ पे 2 लाख लिख लिए। अब ये ना इसके परसेंटेज दिए हुए, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये तो दिया ही नहीं है सेल्स, तो अभी 100 से भी कर ही सकते हैं। बट अगर आप ये क्रैक कर पाए ना कि सेल्स पे 20 है तो कॉस्ट पे उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा मतलब नेक्स्ट क्या है? 25। तो 2 लाख का 25 करो, 50,000। तो 50,000 जैसे ही ऐड करोगे ये आ जाएगा कितना? 2,50,000। क्लियर है? ये शॉर्टकट हुआ, बाकी बोले नहीं होगा ये सेट अपने से। तो आप क्या करो कि आपको जिसके परसेंटेज दिए ना, किसके दिए थे आपको? मतलब सेल्स दिया था ना, सेल्स को 100 मानो और उसके परसेंटेज आपको प्रॉफिट में दिए, जिसके भी परसेंटेज दिए। 20% ऑफ व्हाट? सेल्स ना। तो लेट्स कंसिडर सेल्स इज इक्वल टू 100। अगर ये परसेंटेज कॉस्ट के होते तो कॉस्ट को 100 मानते अपने, लाइक अगर ये 100 है तो ये 20 होगा। तो आप है ना, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होके आपका सेल्स आता है। सेल्स 100 है, कॉस्ट सॉरी प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट आपका कितना आएगा? 80। तो खत्म हो गया। देखो वापस से 80 पे अगर आपके पास नंबर है 2 लाख, तो 100 पे कितना? आप यूनिटरी मेथड लगा दो, आंसर विल बी 2,50,000। आ जाएगा ना? 80 पे अगर आपका 2 लाख है तो 100 पे कितना? 2,50,000। अगर ये 250 है तो ये हो जाएगा आपका 50,000। क्लियर है? इनफैक्ट यू कैन चेक दैट कि ये 2,50,000 है और ये 50 है, तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे ना तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, इट इज एक्जैक्टली 20% विच इज कोटेड इन क्वेश्चन। दो तरीके हो गए ना, 20 को 25 में कन्वर्ट करो और कॉस्ट पे लगा दो। नहीं समझ आ रहा है तो लेट्स कंसीडर सेल्स इज इक्वल टू 100, 20 आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, तो 80 आपका कॉस्ट है, राइट? चलो नेक्स्ट देखना, सेल्स वैल्यू इक्वल टू 1,50,000। सेल्स कितना है? 150। प्रॉफिट इक्वल टू 100% ऑन कॉस्ट। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉफिट कॉस्ट का दिया है और सेल्स का वैल्यू दिया है, तो या तो 100 बुलाओ या तो क्या करे, वो शॉर्टकट अपना है। अगर आपका कॉस्ट पे 100 है तो सेल्स पे क्या होगा? एक स्टेप नीचे ना, 57, मतलब 50% ऑन सेल्स। तो इसका 50% करे तो क्या होगा? 70। तो आप देखो ध्यान से, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। सेल्स आपका 1,50,000 है, आपने इसका 50% कर दिया तो ये 75,000 है, और ये क्या हो जाएगा आपका? 75। आप सेट करके देखो, आपका प्रॉफिट जो है ना, इट इज 100% ऑन कॉस्ट। चलो ये नहीं होता सेट, बोले नहीं समझ आया 50, तो क्या होता? ध्यान देना, आप ये फॉर्मेट तो लिख ही पाओगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। ठीक है, ये अपने हो गया तो ठीक है, बाकी नहीं, अगर नहीं सेट होता है तो सेल्स आपके पास है 1,50,000, राइट? अब है ना, मैंने क्या बोला हुआ है कि आप 100 किसको मानोगे? जिसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हो। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसका दिया था आपको? कॉस्ट का। तो कॉस्ट को 100 मानना पड़ेगा। अगर ये 100 है तो प्रॉफिट भी तो 100 है, कॉस्ट का 100% है, तो ये कितना हो गया? 200। फिर यूनिटरी के 200 पे ये 1,50,000 है, तो 100 पे कॉस्ट कितना या 100 पे प्रॉफिट कितना? तो आ जाएगा ना 75,000, और ये भी कितना आ जाएगा? 75। मतलब आपको रूल 100 को यूज करना है, दैट इज ऑल्सो फाइन।
बट मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, इससे आप भाग नहीं सकते हो, आपको इवेंचुअली तो ये सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो डन, आप ये कर चुके हो अपने बहुत बार। ओके, 6 वाला देखना, चलो ध्यान से। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स क्या, ये आपका लास्ट नंबर होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स व्हाट, कि आपके कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे लास्ट जो आता है ना, उसके बाद आप प्रॉफिट ऐड करते हो और फिर आप सेल्स कोट करते हो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज व्हाट, द टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग फंक्शन। ए, वर्क कॉस्ट प्लस ओनली एडमिन ओवरहेड, एग्रीगेट ऑफ वर्क, एडमिन एंड मार्केटिंग ओवरहेड। वर्क मतलब फैक्ट्री का जो कॉस्ट है वो ओवरहेड, और डी, प्राइम कॉस्ट प्लस मार्केटिंग ओवरहेड। ध्यान से, ध्यान से। सी, सी कितने लोगों को लग रहा है सी, एग्रीगेट ऑफ वर्क्स, एडमिन एंड मार्केटिंग ओवरहेड। सी करेक्ट लग रहा है? और कोई आंसर? सी में क्या प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से। सी में ना प्राइम कॉस्ट इज इग्नोर्ड, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ओवरहेड्स। फैक्ट्री वर्क ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड एस&डी ओवरहेड, ये तीनों को टोटल करे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी आता है। प्राइम कॉस्ट का क्या करोगे? तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या है, ध्यान दो। द टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है पता है? जो बनाने में लगा, इट इज अ फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। उसके बाद एडमिन एंड मार्केटिंग फंक्शन, तो ये सब आ गया ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का करेक्ट आंसर क्या है? ए। चलो ए पे आप, मतलब आपके पास ये सीट आ जाएगा ना ये। चलो सी वाला, 7th वाला देखना आप लोग। वेरिएबल कॉस्ट आर कन्वेंशनली डीम्ड टू बी कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब वो पर यूनिट वो कांस्टेंट रहता है। वेरी पर यूनिट ऑफ आउटपुट एट प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज, बी कांस्टेंट इन टोटल व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज, and D, vary in total from period to period when production in is constant. वेरिएबल कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, याद है आपको? मैं ये बोला है क्लास में। इन मतलब आपको ना ये लाइन याद रखना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट एंड इन टोटल इट इज चेंजिंग नंबर। जैसे आप पेन बनाते हो और रॉ मटेरियल लग रहा है 10 रुपए का, तो 1 यूनिट में 10 रुपए, 1000 यूनिट में 10,000 रुपए, तो वो टोटल में तो चेंज होता रहता है। बट अगर पर यूनिट कोई निकाले तो 10 रुपए ही आएगा ना। तो वेरिएबल कॉस्ट इज अ नंबर विच रिमेन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट। पर यूनिट वो कांस्टेंट रहता है, इन टोटल इट इज अ चेंजिंग नंबर, कि आप जितने यूनिट बढ़ाते जाओगे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, राइट। चलो वापिस से रीड करो। वेरिएबल कॉस्ट आर कन्वेंशनली डीम्ड टू बी कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, वो पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। वेरी पर यूनिट चेंज होता रहता है, तो ये तो आप कैंसिल कर सकते हो, पर यूनिट वो कांस्टेंट रहता है। बी कांस्टेंट इन टोटल, तो टोटल वो कांस्टेंट नहीं रहता है, टोटल में तो वेरी होता रहता है ना, जितने ज्यादा यूनिट उतना ज्यादा खर्चा होगा। पर यूनिट ये कांस्टेंट रहता है। इनफैक्ट अगर आप ना बहुत कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रेट अवे यू कैन टिक ए, कि पर यूनिट इट रिमेन कांस्टेंट। पर यूनिट कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो थोड़ी ना चेंज होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे भी क्या है? ए। फिक्स कॉस्ट का क्या है पता है? इन टोटल इट रिमेन कांस्टेंट, और वो पर यूनिट आपने 5 लाख रुपए रेंट के दिए और आपके पास 10 यूनिट बना रहे हो, तो 1 यूनिट का फिक्स कॉस्ट क्या होगा? 50,000 रुपए। वो 5 लाख कांस्टेंट ही है, बट आप 1 लाख यूनिट बनाओ ना, तो 5 रुपए हो गया पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का ये ना, ये आपको याद रखना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, इन टोटल इट इज अ चेंजिंग नंबर, वो चेंज होता रहेगा। फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन कांस्टेंट, कि 5 लाख है तो 5 लाख है। पर यूनिट इट विल डिक्रीज एज यू इंक्रीज योर आउटपुट, वो पर यूनिट क्या होता जाता है? कम होता जाता है पर यूनिट। ठीक है, कि 5 लाख खर्चा किया, एक ही यूनिट है तो 1 यूनिट का 5 लाख, 1 लाख यूनिट हो जाए तो पर यूनिट वो क्या हो जाएगा? 5 रुपीज, राइट। चलो 8 वाला रीड करना। फिक्स कॉस्ट क्या है? वेरी इन टोटल एज प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज इन अ गिवन रेंज, टोटल में वो चेंज होता रहता है। आंसर इज नो, फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होता है। रिमेन कांस्टेंट इन टोटल बट वेरी पर यूनिट व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज। इन टोटल कांस्टेंट बट पर यूनिट जो आप निकालोगे ना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो वो चेंज होता रहता है, और इन टोटल ये कांस्टेंट रहता है। तो बी इज करेक्ट ना।
मतलब आगे रीड करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? आप इसको टिक कर सकते हो बी को। फिर आप आगे अगर रीड करोगे तो रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट नहीं है वो, पर यूनिट इज अ चेंजिंग नंबर, एज यू इंक्रीज योर नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट वो डाउन आएगा। वेरी इन टोटल ही गलत हो गया, राइट? टोटल में वो कांस्टेंट रहता है, राइट? ओके चलो 9th वाला रीड करना आप। आपको ना वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 20,000, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, फिनिश गुड्स का आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, फिनिश गुड्स का आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, COGS। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर? गुड्स मैन्युफैक्चर मीन्स व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो करो एक बार। ये वो मिसिंग फिगर वाला सम है फॉर्मेट के बेस। टू लाख इसमें ना कुछ इंफॉर्मेशन काम की नहीं है, रिदम रिदम में सब मत लगा देना, वो तो फालतू का 2-3 इंफॉर्मेशन दिया ही है उन्होंने। आप याद करो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल गिव यू COGS। यही तो है। COGS कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो COGS आया। COGS कितना दिया आपको? 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज देयर और नॉट? यस 30, और क्लोजिंग कितना दिया है? 50। अब आपको ये निकालना है, यही निकालना है। WIP इररिलेवेंट नंबर है, WIP यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्लियर है? तू एक क्यों बोला पहले? टू लाख 10,000 आएगा ना, मतलब ना इससे सिंपल। वैसे ना एक बार सुनना ध्यान से, एक बार सुनना। बहुत बार क्या होता है पता है, कि अगर मैं आपको ये ऑप्शंस नहीं दूं तो थोड़ा ना मैथमेटिकल ब्रेन लगाना पड़ता है, आप रिवर्स जाओगे। मैंने तो आपको ये बोला हुआ है कि इन दोनों को इनफ्लो मानो और इन दोनों को क्या मानो? आउटफ्लो। तो आप दोनों को इक्वल रखोगे तो आ जाएगा, ठीक है? या तो फिर आपका अगर मैक्स स्ट्रॉन्ग है तो इनफ्लो आउटफ्लो की जरूरत नहीं, आप बहुत ही इंट्यूटिवली वो कर लोगे। क्लियर है? बट ये वाले MCQ में तो गलत हो ही नहीं सकता है। आप चारों रख के देख लो, अगर मैक्स में प्रॉब्लम हो रहा है। आप ऊपर 2 लाख रख के देख लेना चाहिए यहाँ पे। सो 2 लाख प्लस 30, 230 माइनस 50 तो 180 आ रहा है। मतलब आप चारों रख के देखोगे, एक से तो सेट हो जाएगा। ठीक है? अगर सिर्फ आपको वो फॉर्मेट याद रहना चाहिए। क्लियर है? बाकी किसी को अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो वो ये टेक्निक नहीं यूज करे, वो आप जो जिस तरीके से कर रहे हो वो ज्यादा बेटर ही है। क्लियर है? चलो तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 2,10,000। ओके, ये सम नंबर 10 जो है ना, ये थोड़ा अलग है आपके लिए। ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट सेंटर? अब एक बार कोई एक्सप्लेन करेगा? कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट का डिफरेंस था। कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल क्या था कि लाइक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर, जहां पे आप एक्चुअली खर्चा करते हो, फिर वो आपके आपके प्रोडक्ट में ट्रांसफर होता है। प्रोडक्ट जो है वो आपका यूनिट है, वो हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग है। लाइक अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री उसका अलग होगा, हॉस्पिटल का अलग होगा। मैन्युफैक्चरिंग में आपके लिए यूनिट जो है, जो आपका प्रोडक्ट है वही यूनिट है, वही आपके नंबर ऑफ यूनिट्स में काउंट होंगे। राइट? तो मैंने ना डिफरेंस बताया था कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट का, कोई अगर एक्सप्लेन कर पाए तो। कॉस्ट सेंटर क्या था? हम्म, थिंकर करते हैं। कॉस्टिंग में आप कॉस्ट पर यूनिट में ट्रांसफर कर दो। राइट? कॉस्ट सेंटर इज व्हाट? इट इज अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एक्टिविटी वेर यू एक्चुअली इंकर ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जहां पे खर्चा होता है। वो काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में।
मतलब आप ना, आपको दिखता नहीं डायरेक्टली ये कैसे काम कर रहे हैं, बट वो जैसे आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वो आपके प्रोडक्शन में थोड़ी दिखेगा कि कहाँ बनाया, क्या किया अकाउंटिंग ने, बट वो सपोर्ट सिस्टम है। आपका रिपेयर एंड सर्विस डिपार्टमेंट है, आपके पास 500 मशीनरी है, तो वो एक्चुअली प्रोडक्ट बनाते नहीं है, बट वो सपोर्ट सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे कॉस्ट सेंटर होते हैं जो इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर करवाते हैं। क्लियर है? और फिर क्या होता है, वो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में ट्रांसफर होता है, जिसको अपने रिकवरी ऑफ ओवरहेड बोलते हैं, कि ओवरहेड को रिकवर करेंगे अपने कॉस्ट शीट में डाल के। ठीक है, जिसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड में डालो, एडमिन ओवरहेड में डालो, या एस&डी ओवरहेड में ट्रांसफर करो, राइट। तो कॉस्ट सेंटर इज व्हाट, जहाँ पे एक्चुअली आपका खर्चा होता है, और प्रिसाइजली बोले ना तो जहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट जनरली नहीं होता वहां पे, डायरेक्ट होता तो वो तो हम प्राइम कॉस्ट में ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो रीड करना, अ कॉस्ट सेंटर इज व्हाट, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर सर्टेन, मतलब जहां पे आप कैलकुलेट करते हो, जिसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। फिर सेकंड, अ लोकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब ये क्या कुछ सेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एनी लोकेशन और डिपार्टमेंट विच इंकर कॉस्ट, दैट इज द करेक्ट, जो जहां पे खर्चा होता है। अगर इसको और फाइन ट्यून करना हो तो विच इंकर्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये ज्यादा फाइन ट्यून हो जाएगा, बट खैर वो ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको विच इंकर कॉस्ट दैट इज ऑल्सो फाइन, आपको यहाँ पे टिक करना है, सी इज द करेक्ट आंसर। एनी डिपार्टमेंट और लोकेशन, ठीक है, जहां पे आपका एक्चुअली खर्चा होता है, कौन सा वाला, इनडायरेक्ट वाला, फिर आप उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दो, जिसको अपने कॉस्ट सेंटर कहते हैं कॉस्टिंग की लैंग्वेज में। क्लियर? ओके, चलो आप एक बार ये ध्यान से रीड करना। ओके, आपको इन्वेंट्रीज दिया, डायरेक्ट मटेरियल का इन्वेंट्री 3113 और 33113, समझ में आ रहा है ना, ये ओपनिंग है, ये आपका डेट है, और ये आपका क्या है, मंथ। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, और ये आपका क्या है, क्लोजिंग। ओके, डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस था 36,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 30,000। WIP का ओपनिंग था 18,000 एंड क्लोजिंग था आपका 12,000। फिनिश गुड्स का आपका ओपनिंग था 54 एंड क्लोजिंग था 72। अब क्या ध्यान दो, ये थोड़ा ऑड है सम। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ 2000 मार्च 2013, डायरेक्ट मटेरियल परचेस, डायरेक्ट मटेरियल परचेस आपसे पूछा है। देन डायरेक्ट लेबर पेरोल, पेरोल मतलब क्या, कि इतना आपने पेमेंट किया है, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए का आपने क्या किया है, पेमेंट। ओके, डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर, वो 1 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो दे आर चार्जिंग 7.5 एंड इन टोटल वी हैव पेड व्हाट, 60,000 रुपीज। यू कैन कैलकुलेट अ नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय द लेबर, कितने घंटे उन्होंने काम किया, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इनफैक्ट वो काम नहीं आता जनरली, लेबर आवर्स क्या करेगा, आपके कॉस्ट शीट में कुछ काम आएगा क्या, लेबर का पेमेंट काम आता है, बट एक बार करो तो 60,000 डिवाइडेड बाय 7.5, मतलब लेबर्स ने आपके वहां पे 8,000 आवर्स काम किया है। अयो पे समझ आ रहा है, कैसे पता चला, तो उनका टोटल पेमेंट दिया था 60,000, पर आवर रेट दिया था 7.5, and based on that you can quantify that the number of hours labor has operated is what, 8,000 hours, right। ये मैंने क्यों कैलकुलेट करवाया, ध्यान देना। द फैक्ट्री ओवरहेड रेट, फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है ना, वो डायरेक्ट लेबर आवर का है, वो क्या है, 10 रुपीज। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड इज व्हाट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री में क्या आएगा, फैक्ट्री का रेंट, डेप्रीशिएशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री। तो उन्होंने जो भी खर्चा किया है उसको हम रिकवर करते हैं, और रिकवर करके अपने कॉस्ट शीट में ट्रांसफर करते हैं अंडर द हेड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो उन्होंने ये बेस बोला है कि अगर 1 घंटा लेबर का काम होगा ना वहां पे, तो फैक्ट्री ओवरहेड के 10 रुपए आपके प्रोडक्ट में हम चार्ज करेंगे। ये होगा फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। पर आवर कितना होगा वो, 10 रुपीज। अब आपने टोटल कितने घंटे काम किया है, 8,000, मतलब इनडायरेक्टली दे वांट टू कन्वे दैट योर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज व्हाट, 80,000 रुपीज। आई होप यू आर गेटिंग दिस, क्लियर है। और मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये जो रेट है ना, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल दैट दे विल प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन लाइक दैट फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो आप लेबर का 60% कर दो। या उनको ऐसा लगा कि फैक्ट्री ओवरहेड विल बी रिकवर्ड बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट का 30%, ये भी हो सकता है। या कभी कभी ये भी हो सकता है दैट रिकवर्ड बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, कि 1 घंटा अगर मशीन का काम होगा ना तो 5 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, तो आपको फिर मशीन आवर का इंफॉर्मेशन दिया होगा, उन्होंने कुछ तरीके से दिया होगा,
या तो डायरेक्ट देंगे या तो इनडायरेक्टली देंगे, ठीक है। ये इनडायरेक्टली आपको लेबर आवर दिए ना, लेबर आवर डायरेक्टली कहाँ दिए थे आपको, बट इनडायरेक्टली दे प्रोवाइडेड कि लेबर का कॉस्ट 60,000 है, 7.5 इज द रेट पर आवर, लेट्स कैलकुलेट द टोटल लेबर आवर्स ऑपरेटेड एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्वांटिफाई योर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आल्सो, राइट। तो इस तरीके से आ गया। अब ध्यान दो, व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट क्या है, तो आप है ना, मैं वापस से बोल रहा हूं, इसके लिए आपको फॉर्मेट बता देना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे रफली कैलकुलेट करोगे तो सेट होगा नहीं। चलो ध्यान देना अपने यहाँ पे, क्या प्राइम कॉस्ट तक पहुंचने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा ना, पहले कितना है 36,000, 36 दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ, फिर क्या आएगा परचेस, परचेस कितना है 84 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000, it will give you what, consumption of raw material, कंजम्पशन कितना है आपका 90,000, प्लस क्या आता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर तो था ना आपका 60। वैसे इसमें ना एक और चीज आती है, वो क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस, बट अपने बहुत बार बोला हुआ है कि जो चीज है नहीं ना उसको आप ढूंढो नहीं, बोले लाओ डायरेक्ट एक्सपेंस वरना कंप्लीट नहीं करेंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। मतलब जो नहीं दिया है वो नहीं दिया है, तो आपको इसको टोटल कर देना चाहिए, 1,50,000 इज योर prime cost, and then factory overhead since we have already calculated, तो 80,000 आ गया, इसको आप क्या कह सकते हो फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें एक्चुअली क्या ऐड होता है एडमिन, और आपका आता है क्या पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर एसएनडी ऐड होता है, या ओपनिंग क्लोजिंग WIP आप प्लस माइनस करके COGS निकालते हो, फिर आप एसएनडी ओवरहेड ऐड करके क्या निकलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आप बोलो चलो वन बाय वन, प्राइम कॉस्ट क्या है, तो आंसर इज 1,50,000, ये रहा 1,50,000 इज अ प्राइम कॉस्ट। ये अपने ना बाद में इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ, इसको अपने बाद में सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एक्चुअली ना ध्यान देना, मैंने ये जानबूझ के आगे तक एक्सटेंड किया था, इसका टोटल 230 आ रहा है। अब ना कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, तो इसको कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं ना। अभी आपने कैलकुलेट किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जिसमें मैंने आपको क्या बोला कि आप ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP को साइड करो, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप इसको कहते हो। अब यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन कोटेड है, जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कैन यू कैलकुलेट दिस, नो, क्योंकि एडमिन ओवरहेड तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं दिया है तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं दिया है तो नहीं होगा, तो यही नंबर को आप क्या कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ऐसे सम करे हुए आपने, मैंने आपको बहुत बार बोला कि ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। जनरली आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हो, बट उसके लिए एडमिन ओवरहेड चाहिए, दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट देयर, तो यू कैन सिंपली टिक दैट जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट था दैट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। आंसर इज व्हाट 2,30,000। क्लियर है। अब ध्यान देना, पहले आप ये बोलो, मतलब इसने पूछा क्या है पता है, दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट कन्वर्जन कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट। ये शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है कि ऐसा बात हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है, हाँ हाँ बोलो चलो क्या है, कॉस्ट दैट कैन बी, चलो और कोई देना चाह रहा है डेफिनेशन वो तो कन्वर्जेबल कॉस्ट हो ना, देन योर डेफिनेशन इज करेक्ट, कन्वर्जेबल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, सारी बात सुना है। सी कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स व्हाट, ध्यान देना, आपका जो रॉ मटेरियल होता है अल्टीमेटली वी वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू अ फिनिश गुड्स, वही होता है ना, तो कॉस्ट विच विल बी कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे ना, वो कॉस्ट को क्या कहते हैं अपने कन्वर्जन कॉस्ट। ये थोड़ा टेक्निकल मीनिंग हो गया, सिंप्लीफाई करना हो तो आपके पास रॉ मटेरियल है, सपोज आप ये बॉटल बना रहे हो, तो वो प्लास्टिक होगा ना रॉ, ठीक है, वो प्लास्टिक के दाने आते हैं वो पता है अपने को, जिससे वो आप उसको मोल्ड करते हो, दैट इज योर रॉ मटेरियल। उसको ये प्लास्टिक की बॉटल कन्वर्ट करने में आपको क्या लगेगा बोलो ना, आपके पास रॉ मटेरियल है,
और आपको फिनिश गुड्स बनाना है, तो वो कन्वर्ट करने में कौन से खर्चे लगेंगे? लेबर, लेबर लगेगा। मेरे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको बोल रहा हूं कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में क्या खर्चे लगते हैं, तो लेबर लगता है और ओवरहेड लगता है। क्योंकि सेटअप है ना, आप लोगों को लेबर अकेला क्या ऐसे मतलब सेटअप नहीं है, मान लो मशीनरी नहीं है तो अकेले लेबर से थोड़ी हो जाएगा, यू नीड सेटअप ऑल्सो। तो कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर एंड ओवरहेड, लेबर एंड ओवरहेड। क्लियर है? कौन सा वाला ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि अकाउंटिंग वो कन्वर्जन का काम नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग बेचने के लिए एस&डी ओवरहेड लगता है। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, इट मींस डायरेक्ट लेबर, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी आएगा, बट जनरली वो होता नहीं है, ठीक है वहां पे। तो डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड, इट इज योर कन्वर्जन कॉस्ट। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट दिस आल्सो, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट मींस व्हाट? कॉस्ट विच इज इंकर्ड टू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। एक लाइन लिख लेना आप लोग। ले रहा है मजे इसके कि नहीं ले रहे हैं? लिखना चलो। कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट मींस कॉस्ट which is incurred to convert your raw material into finished goods. और इनफॉर्मली बोलना हो अपने को, मतलब इनफॉर्मली मतलब इतना सारा टेक्निकल लाइन नहीं बोलना हो, तो कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल टू लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, तो हमने अपने को ना ये कन्वर्जन कॉस्ट में एक ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ये फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल करना है, दैट्स इट। तो इन दोनों का टोटल बोलो, 60 + 80, 1,40,000। तो 140 कहाँ दिख रहा है आपको? बी। ये मैं आपको ये वाला फाइल ही शेयर करूंगा इस बार, तो आपको टिक मार्क नहीं करना पड़ता। या तो आपको ऐसा हो तो वो क्वेश्चन वाला फाइल हो तो आप एक बार वापस से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी अपने शेयर करा है वो, मैं फाइल आया ना ग्रुप में, कल भेज दिया था। ये फाइनल कॉपी है ये, ठीक है। मतलब इसमें 4-5 स्लाइड और ऐड हुई होंगी। चलो आप है ना 14 वाला देखना आप, ये ध्यान से रीड करना। विच ऑफ द, ये अपने ना सम जो बनाए ना उसमें बहुत सारा टेस्ट, आपका फॉर्मेट का नॉलेज भी टेस्ट होगा, प्राइम कॉस्ट का मीनिंग क्या है, वो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें आती है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आता है, वो भी आपका यहाँ पे कवर होगा। और जो कॉस्ट सेंटर वाला डिस्कशन बाकी था जो हमने कल किया, उसके बेसिस पे एक एमसीक्यू भी कर लिया आपने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंस आर टू बी एडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। ये फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है, इट इज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। ये फैक्ट्री ओवर, इन शॉर्ट सिंपल पूछ रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड में आप क्या क्या ऐड करोगे, यही पूछ रहा है ना। जनरली लोगों को बोलता है कि फैक्ट्री कॉस्ट की बात करें, फैक्ट्री कॉस्ट की, आई होप आपको डिफरेंस पता है। फैक्ट्री कॉस्ट मींस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड मतलब सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड का बात हो रहा है। तो क्या क्या फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड होता है? रेंट ऑफ फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में होगा ना। हेड ऑफिस रेंट, हेड ऑफिस मतलब एचओ, वो एडमिन में जाता है, तो पहला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। सेकंड आ जाओ, रेंट ऑफ फैक्ट्री आएगा, फैक्ट्री लाइटिंग बिल, डायरेक्टर सैलरी, वो एडमिन में जाएगी, तो इसको हटाओ। फिर सी, रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री लाइटिंग बिल एंड फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी आएगा ना, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी इज करेक्ट। सी, डी में ना हेड ऑफिस रेंट वापिस आया तो वो तो नहीं आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो 15 वाला रीड करना आप लोगों। सेल्स आर 4,50,000, बिगिनिंग फिनिश गुड्स, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 23,000, एंडिंग फिनिश गुड्स आर 30,000, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट।
द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इट इज COGS, वो है आपका 3 लाख। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ये वो वाला सम है ना, वही आया बट अलग टोन में आया। चलो तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलो, और इसके बेस पे क्या आता है, COGS आता है आपका। चलो COGS ये ना, ये वाला इंफॉर्मेशन कोई काम का ही नहीं था। सेल्स क्यों दिया था वो उनको पता, ठीक है, अपने को सेल्स से कोई मतलब ही नहीं था। और वापस से बोल रहा हूँ, कोई अगर स्मार्ट सम मेकर है ना, क्वेश्चन मेकर, तो वो जो फालतू की चीज है ना वो गारंटी देगा। और एज अ फाउंडेशन स्टूडेंट या 12th से जो आप आते हो, वहां पे माइंडसेट ये होता है कि जो दिया है सब काम का है। मतलब सब काम का नहीं होता, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करना है और क्या नहीं करना है। ये माइंडसेट है ना, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा आपका, क्योंकि आप ऐसे सम देखोगे ना कि ये 4-5 चीजें क्यों दी थी वो पता नहीं है, ऐसे ही दी थी, वो मिसगाइड करने के लिए दी आपको, राइट। तो COGS इज दैट इज 3 लाख। ओके, आपका ओपनिंग ओपनिंग कितना दिया था, 23, और एंडिंग इज 30। चलो बोलो ये कितना है, 3 लाख। मतलब करेक्ट आंसर क्या है, डी, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है। 3,07,000 आ रहा है ना आपका। यहाँ पे वो टेक्निक नहीं चलेगी आपकी, यहाँ मतलब फिर करोगे तो आइडिया तो आएगा कि भाई तीनों में से एक नहीं हो रहा है, तो डी वाला करेक्ट है, क्लियर है। 3,07,000 डन, ये कंप्लीटेड है। ओके चलो एक बार आप सुन लेना ध्यान से, एक बार सुन लो यहाँ पे। ये काइंड ऑफ रिवीजन है आपके लिए। कितनी शीट्स टोटल है ना, आई थिंक 27 पेजेस का है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है। और ये पेजेस फुल प्लेज कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये अपने PPT से कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। 27 पेज है। इसमें क्या कवर नहीं है वो पहले सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। इसमें क्या कवर्ड नहीं है पूरे के पूरे डिस्कशन में, एक आपका CAS के नंबरिंग जो आपको मेमोराइज करना है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है, वो आपने इंक्लूड ही नहीं करा है। दूसरा, कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्ट यूनिट है, ठीक है, ये दो चीज स्पेसिफिकली आपको अलग से करनी है। अब कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा टाइप का कॉस्टिंग लगता है, दैट इज इंक्लूडेड, वो अपने यहाँ पे जो लिखा था ना वहां पे वो अपने कर दिया है। बट दो चीजें स्पेसिफिकली कवर्ड नहीं है इन योर ऑल 3 रिवीजन सेशन। CAS के नंबरिंग वो आपको मेमोराइज करना है, और कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्ट यूनिट है, ये दो चीज आपको सेपरेटली, इससे बाहर भी है वो आपको कंप्लीट करना है, क्लियर है। बाकी अगर आपको क्रैक करना है तो सारे टेस्ट दे देना आप लोग, 10 के 10 प्रीलिम एग्जाम दे देना आप लोग। उसका फायदा क्या है पता है, आपका क्वेश्चन बेस इंप्रूव होगा। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन देखोगे, सबसे बेस्ट क्या पता है एग्जाम में, कि आपका देखा हुआ क्वेश्चन आपके सामने आया, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, क्लियर है। और ये जो कंफर्ट है ना वो फाउंडेशन तक ही है, ठीक है, कि आपने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, डिट्टो कॉपी विद सेम नंबर यू हैव गॉट इन योर एग्जामिनेशन। इंटरमीडिएट ऑनवर्ड एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। मतलब मैं आपको 100 क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तो 101 वाला वेटिंग कर रहा होगा वहां पे। हाँ, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होना चाहिए वहां पे। तो आप इतना कर लेना, और जो मैंने दो चीज बोली वो सेपरेटली करना, बाकी सारे एग्जाम देना, मोस्ट लाइकली यू विल क्लियर विद गुड मार्क्स, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे से आप क्लियर हो जाओगे। बाकी सब सब्जेक्ट में देखना, स्पेसिफिकली लोग फंसते हैं अपने मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स और स्टैट में, तो वो आप एक बार देखना। और अगर रिक्वायर्ड रहा तो अपने ज्यादा रिवीजन सेशन वो सर के रखवा देंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। डन, चलो।